आज की क्लास में हम 3 टूल, रेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल पे बात करने वाले हैं। मैं यहाँ नाइफ टूल पे क्लिक करके रखूँ तो इसका फ्लाईआउट मेरे सामने आ जाता है और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बाहर निकाल लेती हूँ और यहाँ पे रख दूंगी। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास रेजर टूल है। शिफ्ट ई इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ई प्रेस कर दूं तो भी ये टूल एक्टिव हो जाता है, या मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यूज कर सकती हूँ। रेजर टूल कुछ बनाने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट हमने बना रखे होते हैं उसके किसी हिस्से को रेज करने के लिए यूज होता है। अगर उसका कुछ पार्ट एक्स्ट्रा हमें लग रहा है हम उसे रेज कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में काटने के लिए या डिफरेंट आर्टवर्क बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। और ये तीनों टूल बहुत काम के टूल हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ, और कलर फिल करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन में पर्पल कलर फिल कर दूंगी और यहाँ से इसकी आउटलाइन ज्यादा कर देती हूँ। वैसे आउटलाइन ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, आप विदाउट आउटलाइन भी काम कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन मैंने इसलिए ज्यादा की है ताकि आपको सब कुछ वाज़ेह नजर आए। मैं इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर लेती हूँ ताकि आउटलाइन भी ज्यादा वाज़ेह नजर आए। मैं सियान कलर फिल कर लेती हूँ। फिल करने के बाद अब मैं यहाँ से रेजर टूल लूंगी। रेजर टूल लेने के बाद अब अगर मैं इसके किसी हिस्से को काटना चाहूँ या इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँ तो मैं ड्रैग करके भी ऐसा कर सकती हूँ। अगर मैं किसी हिस्से पे क्लिक करके रखती हूँ तो उतना हिस्सा कट जाता है, और अगर मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करूंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रैग होता है। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग करूं तो आप देखें ये इस तरह से कट चुका है। मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर अगर इस हिस्से को अलहदा करूं तो आप देखें ये अलहदा हो चुका है। मैं कंट्रोल जी कर लेती हूँ, और उसके बाद अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट काटना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से रेजर टूल लूंगी। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके अगर इसको ड्रैग करूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रैग होगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। और अगर मैं किसी जगह पे इसको रख कर प्रेस करूं तो वहां से कट जाएगा और वहां खाली जगह आ जाएगी। अगर मैं इसको उठाकर यहाँ ग्रे हिस्से पे लेके आऊं तो आप देखें यहाँ पे आपको ग्रे कलर नजर आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे लेके आती हूँ तो व्हाइट नजर आएगा। ये हिस्सा कट चुका है। अगर हम रेजर के साइज को चेंज करना चाहते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ से मैं रेजर टूल लूंगी, और रेजर टूल लेने के बाद मैं यहाँ से राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूं तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, और अगर लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूं तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट से इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आप देखें, अब अगर मैं ड्रैग करूंगी तो ये हिस्सा कट गया। अब ये चारों हिस्से अलहदा हैं। अब आप देखें मैं इनको सिलेक्शन टूल की मदद से उठाकर अलग-अलग रख सकती हूँ। इस तरह से आपके तमाम हिस्से अलग होंगे और तमाम हिस्सों पे पाथ मौजूद होगी। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और इस रेक्टेंगल को यहाँ रख लूंगी। उसके बाद अगर मैं इरेजर टूल पे डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है, और मैं यहाँ से भी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। मैं साइज स्क्वायर ब्रैकेट से भी चेंज कर सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ स्लाइडर को मूव करके साइज चेंज कर सकती हूँ, या यहाँ पे वैल्यू लिखकर साइज चेंज कर सकती हूँ। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे एंगल है, और अगर मैं इसका एंगल चेंज करना चाहूँ तो एंगल भी चेंज कर सकती हूँ। और कई दफा जरूरत पड़ जाती है हमें एंगल चेंज करने की। पहले मैं यहाँ से ओके करूंगी, और ओके करने के बाद अब ये मेरे पास एक राउंड शेप है, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसने बिल्कुल राउंड शेप में काटा है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से इसकी राउंडनेस कम कर देती हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। वैसे ये ऑप्शन हम ब्रशेस में पहले देख चुके हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे ब्रशेस में कर रहे थे। वहां हम ब्रश को सेट करने के लिए इनको यूज करते हैं, और यहाँ पे रेजर को सेट करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके एंगल को चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे 54 एंगल मैंने चेंज किया है और राउंडनेस मेरी 62 है। अब मैं ओके करूं, और ओके करने के बाद यहाँ पे प्रेस करूं तो अब आप देखें इसने कुछ इस तरह से काटा है, और अगर मैं ड्रैग करूं तो ये कुछ इस तरह से काटेगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ, और कंट्रोल जी करने के बाद मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ फिक्स वैल्यू मुझे नजर आ रही है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं
तो नीचे कुछ ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें प्रेशर, स्टाइलस व्हील, टिल्ट, बेयरिंग और रोटेशन शामिल हैं। तो ये ऑप्शन उस वक्त वर्क करते हैं जब हम वैक्यूम टैबलेट यूज करते हैं, लेकिन रैंडम को हम माउस के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रैंडम रखूंगी। रैंडम रखने के बाद अब मैं यहाँ पे वो वेरिएशन सेट कर सकती हूँ जिसके साथ मैं इसको यूज करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको 28 कर देती हूँ। 28 करने के बाद मैं इसकी राउंडनेस को भी यहाँ से रैंडम पे कर दूंगी और रैंडम पे करने के बाद मैं यहाँ से इसकी राउंडनेस को 10 कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसके साइज को भी चेंज करूंगी। तो यहाँ पे भी मैं रैंडम कर लेती हूँ। रैंडम करने के बाद मैं यहाँ से इसके साइज को 20 कर देती हूँ और यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब आप देखें जब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ तो अब आप देखें ये तीनों मैंने स्ट्रोक लगाई हैं, लेकिन तीनों स्ट्रोक में फर्क है। यहाँ से ये कम चौड़ा है, यहाँ से ज्यादा चौड़ा हो गया। उसके बाद इसकी रोटेशन भी आप देख सकते हैं जहाँ पे एंड हुआ है इसकी रोटेशन कुछ और है, इसकी और है, इसकी और है। आप जैसे जैसे इसको यूज करते हैं तो ये तमाम वैल्यू चेंज होने लगती हैं। मैं कंट्रोल C कर देती हूँ और इस पर दोबारा क्लिक करूंगी। हम इसके एंगल या रोटेशन को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ से मैं इसकी राउंडनेस कम ज्यादा कर सकती हूँ। यहाँ जो ये ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी तो इसकी राउंडनेस कम होगी और अगर बाहर की तरफ ड्रैग करूंगी तो इसकी राउंडनेस ज्यादा होगी। और ये जो एरो आप नजर आ रहा है इसे मैं मूव करके इसका एंगल चेंज कर सकती हूँ। इस वक्त ये राउंड है तो इसलिए एंगल में चेंजिंग आपको नजर नहीं आ रही। मैं इसकी राउंडनेस कम कर देती हूँ और उसके बाद आप देखें जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ इसका एंगल चेंज हो रहा है और ये स्लाइडर भी साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। तो मैं इसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसकी तमाम वैल्यू खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। यहाँ डिफरेंट वैल्यू जो हमने चेंज की थी अगर मैं रीसेट करूँ तो ये डिफॉल्ट पे आ जाती हैं। डिफॉल्ट इसका एंगल 0 होता है, राउंडनेस इसकी 100% होती है और साइज 10 पिक्सल होता है और यहाँ पे फिक्स सेट होता है। तो अगर मैं यहाँ रीसेट पे क्लिक करूँ तो ये सेट हो जाएगा। और नॉर्मली हम यहाँ से रैंडम सेलेक्ट नहीं करते, फिक्स पे रखते हुए हम इस पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेती हूँ और कंट्रोल D करके एक और कॉपी ले लेती हूँ। अगर तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो हम रेजर टूल को यूज करें तो हमारे आर्ट बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ये उन सब पे एक साथ वर्क करेगा। लेकिन अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो वो जस्ट उसको कट करेगा, उसके अलावा किसी ऑब्जेक्ट को कट नहीं करेगा। मैं यहाँ से रेजर टूल लूंगी। रेजर टूल लेकर मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद अब अगर मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूं तो आप देखें इसने इन तीनों रेक्टेंगल्स को काट दिया। मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर मैं इस दरमियान वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से रेजर टूल लूंगी। रेजर टूल लेकर इन तीनों पे ड्रैग करूंगी। अभी बाहर तो आपको लग रहा है कि तीनों कट रहे हैं और जब तक आप क्लिक नहीं छोड़ेंगे आपको रेज ही नजर आएगा, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगी तो आप देखें ये दरमियान वाला ऑब्जेक्ट कटा है जिसे मैंने सिलेक्ट किया था। इन दोनों ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं आया और ये फीचर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊंगी और उसके बाद मैं यहाँ से सीजर टूल लूंगी। सीजर टूल लेकर अगर मैं बाहर से ड्रैग करूं तो आप देखिए मुझे एरर मैसेज आ रहा है। प्लीज यूज द सीजर टूल ऑन अ सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ अ पाथ। आप सीजर टूल को किसी भी पाथ या एंकर पॉइंट पे यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी पाथ के एंड पॉइंट पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब अगर मैं इस पाथ पे लाकर इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट आपको नजर आ जाएगा और उसके बाद अगर मैं दोबारा किसी और जगह पे लाकर क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूं और इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ पे उठा के रखूं तो आप देखें ये हिस्सा अलग हो चुका है। अब दोबारा अगर मैं सीजर टूल की मदद से इस शेप को काटने लगूं तो ये नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ पर पाथ मौजूद नहीं है। अब देखें मैं यहाँ सीजर टूल लेकर अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो वापस एरर मैसेज आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे कट करूं तो आप देखें ये कुछ इस तरह से कटेगा। ये एंकर पॉइंट से ये पाथ सेपरेट हो गई है आप देखें, लेकिन इस एरिया को मैं नहीं काट सकती जहाँ पे पाथ मौजूद नहीं है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ।
सीजर टूल पाथ पे वर्क कर रहा होता है, स्ट्रोक पे नहीं। मैं यहाँ से जूम टूल लेकर इसको जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये दरमियान में सायान कलर की एक पाथ नजर आ रही है। सीजर टूल इस पाथ पे काम कर रहा होता है। अगर आपके स्ट्रोक की विड्थ ज्यादा है और आप स्ट्रोक कलर पे क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं सीजर टूल लूं और बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखिए वापस एरर मैसेज आ रहा है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे क्लिक करूं तो भी एरर मैसेज आ रहा है। एग्जैक्ट पाथ के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी इस ब्लू लाइन के ऊपर तो ये वर्क करेगा। और उसके बाद मैं अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ। नॉर्मल करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास नाइफ टूल है। अगर मैं नाइफ टूल को सिलेक्ट करूं तो नाइफ टूल भी रेजर टूल की तरह काट रहा होता है, लेकिन इनके दरमियान में गैप नहीं आता। अगर आप रेजर टूल की मदद से काटते हैं तो आप रेजर का जो साइज रखेंगे उतना गैप उन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान आएगा। अब मैं नाइफ टूल की मदद से अगर इसको काटूं तो अगर मैं बाहर से इसको काटना शुरू करूं तो भी ये कट जाता है। अगर मैं पाथ पे रख के काटना शुरू करूं तो भी कट जाता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब ये दोनों हिस्से कट चुके हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक दफा बाहर क्लिक करके इनकी सिलेक्शन खत्म करूंगी और उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे रखूं और इसको उठा के यहाँ पे रखूं तो अब आप देखें ये अलहदा हो चुके हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। नाइफ टूल हमारे बहुत काम आता है, स्पेशली जब हम ब्रोशर या फ्लायर वगैरह डिजाइन कर रहे होते हैं और हमने अपने पेज में 2 कलर करने होते हैं तो हम उसको 2 हिस्सों में काट देते हैं जो शेप हमने बनाई होती है और उसमें 2 मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं इजीली और इनके दरमियान कोई गैप भी नहीं आता। और अगर आप इसकी स्ट्रोक को कम कर दें तो आपका काम और खूबसूरत हो जाता है और आप स्ट्रोक को नन करते हुए भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इसकी स्ट्रोक को नन कर देती हूँ। नन करने के बाद मैं यहाँ से नाइफ टूल लूंगी। नाइफ टूल लेकर अब मैं अगर इसको कुछ इस तरह से काट लेती हूँ। काटने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें ये हिस्सा अलहदा हो गया। मैं कंट्रोल जी कर लेती हूँ और अलहदा करने के बाद अब अगर इस हिस्से में मैं डिफरेंट कलर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसमें डिफरेंट कलर फिल कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और ये तीनों टूल जस्ट काटने के लिए यूज होते हैं, उसके अलावा इनके कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। लेकिन रेजर टूल कई जगहों पे हमारे बहुत काम आ रहा होता है, स्पेशली जब हम किसी ओपन ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर रहे होते हैं और कलर उससे बाहर चला जाता है और हम उसको रेज करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। इस पे मैंने थोड़ा सा आपको ब्लॉक ब्रश में बताया भी था। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओपन कर लेती हूँ। वही ऑब्जेक्ट ओपन करूंगी जो मैंने ब्लॉक ब्रश में ओपन किया था। अब देखें यहाँ पे मैंने वही फ्लावर ऐड कर लिया है जो मैंने ब्लॉक ब्रश में आपको दिखाया था। वहां मैंने ब्लॉक ब्रश की मदद से इसमें कलर फिल करके आपको दिखाया था। अब मैं कलर फिल करने के बाद रेजर टूल यूज करके बताऊंगी कि रेजर टूल कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। तो मैं यहाँ से जूम टूल लेकर इसको जूम कर लेती हूँ और इस एरिया को सामने ले आऊंगी। सामने लाने के बाद मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश लूंगी। ब्लॉक ब्रश लेने के बाद मैं इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ। वैसे अगर आपने ब्लॉक ब्रश वाली क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हम ब्लॉक ब्रश को कैसे यूज करेंगे। फिलहाल मैं ब्लॉक ब्रश की मदद से इसमें कलर फिल करूंगी। कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करूंगी। मैं यहाँ से रेड कलर ले लेती हूँ। अब कलर फिल करने से पहले मैं यहाँ से ड्रॉ बिहाइंड पे क्लिक करूंगी। ड्रॉ बिहाइंड पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे कलर फिल करूंगी। अब आप देखें मैंने कलर फिल किया तो ये इसके ऊपर फिल हो रहा है, जबकि मैंने ड्रॉ बिहाइंड सेलेक्ट किया है तो ये इसके पीछे चला जाएगा जब मैं सिलेक्शन छोड़ूंगी। अब आप देखें मैं जानबूझकर इसको बाहर निकाल रही हूँ ताकि आपको रेजर टूल के बारे में बता सकूं। अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगी। जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये इसके बिहाइंड चला गया। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लूंगी। सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब आप देखें यहाँ पे हमारा कलर इसके बाहर चला गया है और हमने इसको रेज करना है। तो रेज करने के लिए हम रेजर टूल का यूज कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो आपके आर्टबोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे अगर ये उन पे जाता भी है तो ये उनको काटता नहीं, जस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को काटता है। तो मैं यहाँ से ये रेड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी क्योंकि ये सेपरेट कलर है, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रेजर टूल लूंगी। मैं रेजर को बड़ा कर लेती हूँ। अब आप देखें अब मैं यहाँ से काटूंगी। मेरी पास यहाँ से काफी हद तक कट रही है और खराब होती हुई नजर आ रही है। आप देखें काफी सारी पात खराब हो गई, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी तो अब मेरी पात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी कि मेरी शेप इजीली यहाँ से क्लीन हो चुकी है। और अब मैं कीबोर्ड से एच प्रेस करके हैंड टूल की मदद से इस एरिया को सामने ले आऊं
और इसको काटना चाहूँ तो मैं यहाँ से रेजर टूल लूंगी और यहाँ से भी मैं इसको रेज कर लेती हूँ। मेरी नीचे वाली शेप सिलेक्ट है, तो आप देखें जब मैं इसके ऊपर से भी रेज करूंगी, जब तक छोड़ूंगी नहीं आपको लगेगा कि पाथ कट रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी तो मेरी पाथ वापस आ जाएगी क्योंकि मेरे पाथ सिलेक्टेड नहीं है। अब आप देखें इसने कितनी नीटली इस हिस्से को क्लीन कर लिया। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगी और इसमें ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ। ब्लैक कलर फिल करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन नन कर दूंगी। इलिप्स टूल लेकर मैं शिफ्ट के साथ परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसमें व्हाइट कलर फिल कर दूंगी। मैं इसकी आउटलाइन में बिल्कुल लाइट ग्रे कलर फिल करूंगी और फिल करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें ऑरेंज कलर फिल कर देती हूँ। ऑरेंज कलर फिल करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और इसकी एक और कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ कलर पे क्लिक करके यहाँ से HSB सिलेक्ट करूंगी और इसमें थोड़ा सा डार्क कलर फिल कर लेती हूँ और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और इसकी सैचुरेशन को कम करके इसके कलर को लाइट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ से नाइफ टूल लूंगी और नाइफ टूल लेकर यहाँ पर इसका थोड़ा सा हिस्सा काट लेती हूँ। मैं इसको कुछ इस तरह से काट लूंगी। काटने के बाद मैं इस शेप को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और इस शेप को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा स्मूथ करना चाहूँ तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसके एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट को डिलीट कर लेती हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर एंकर पॉइंट को डिलीट कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी। तो अब ये शेप सेट हो चुकी है। सेट करने के बाद मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और नॉर्मल करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगी। रोटेट करने के बाद मैं इसके साइज को छोटा करके थोड़ा सा ओवल शेप में ले आऊंगी। ओवल शेप में लाने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और यहाँ पे रखने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और इनकी आउटलाइन नन कर देती हूँ। आउटलाइन नन करने के बाद मैं इन सब पे क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ दरमियान में सेट कर लूंगी और दरमियान में सेट करने के बाद मैं इस ब्लैक वाले ट्रायंगल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर अलाइन कर देती हूँ और सेंटर करने के बाद अब मैं यहाँ से इस व्हाइट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से रेजर टूल लूंगी। मैं इसके कॉर्नर को थोड़ा सा रफली डिलीट कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। अब आप देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो सिर्फ ये डिलीट होगा और किसी भी ऑब्जेक्ट पे मेरा रेजर चला भी जाएगा तो ये उसको कट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से यूं कुछ रेज कर लेती हूँ। अब आप देखिए हमने रेजर टूल को यूज करते हुए फ्राई एग की सिंपल सी इलस्ट्रेशन तैयार कर ली है और रेजर टूल बहुत सी जगहों पे हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।